Hello guys, I Puranuj Srivastav again welcome you on YouTube channel of Kautil Academy Jabalpur. Today we are going to, in this video lecture, we are going to discuss about the digital currency e-rupee. You might have heard recently, आपने हाल ही में सुना होगा कि RBI ने 1 नवंबर 2022 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया। ये डिजिटल करेंसी के क्या मायने हैं, क्रिप्टो करेंसी से किस तरह से अलग है, हमारी जो ट्रेडिशनल करेंसी है उसके मुकाबले इस डिजिटल करेंसी से हमको क्या फ़ायदे होंगे और इसको लागू करने में आरबीआई को क्या कुछ मुख्य चुनौतियां आएंगी, इन सभी बातों के ऊपर इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले, डिजिटल करेंसी के बारे में बात करने से पहले हम लोगों को पहले ये डिस्कस करना होगा कि करेंसी क्या होती है। तो करेंसी बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होगी और उसे एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। माध्यम किस चीज़ का? विनिमय का ना। तो इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एनीथिंग, करेंसी इज एनीथिंग तो सबसे पहले अगर हम देखें कि करेंसी क्या है, तो करेंसी कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिसकी एक वैल्यू है, वैल्यू एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विनिमय के माध्यम का एक वैल्यू होगा और इस वजह से इट कैन बी ट्रेडेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं के लिए, के व्यापार के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, कि विनिमय के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आसान भाषा में कहा जाए तो जो हम चीज़ें खरीदते हैं उसके लिए हम नोट प्रोवाइड करते हैं, तो नोट इज़ अ करेंसी। इस तरह से करेंसी का जो उत्पत्ति है वो उसकी एक अपनी हिस्ट्री रही है ना, और कितने तरह की करेंसी रही है इसको हम लोग इसी के टाइप्स में डिस्कस करेंगे। अगर मूलभूत रूप से बात करी जाए टाइप्स ऑफ करेंसीज की, तो इसमें जो सबसे पहला प्रकार है वो है कॉमोडिटी मनी। अब कॉमोडिटी मनी क्या होता है? तो कॉमोडिटी मनी हर वो मनी जिसकी की वैल्यू, ऐसी करेंसी जिसकी वैल्यू जो है उसके बनने वाली वस्तु पर निर्भर करेगी। जैसे वास्तविक या वस्तु मुद्रा कहते हैं। वस्तु मुद्रा का मतलब यह है कि जो वस्तु, जिस वस्तु से मुद्रा बनाई जा रही है उससे उसकी वैल्यू निर्भर करेगी। द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द करेंसी डिपेंड और इवेल्युएटेड फ्रॉम द कॉमोडिटी इटसेल्फ। जैसे कि पुराने ज़माने में कॉइन्स इस्तेमाल होते थे, गोल्ड कॉइन या सिल्वर कॉइन, या बाद में लेड कॉइन भी यूज़ हुए। तो ये जो गोल्ड कॉइन वगैरह होते थे इनकी वैल्यू ज़्यादा होती थी सिल्वर कॉइन से, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू ज़्यादा है सिल्वर से। गोल्ड के भी बड़ा कॉइन है तो वैल्यू ज़्यादा, छोटा कॉइन है तो वैल्यू कम। दिस इज़ व्हाट नोन एज कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मनी के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं और लिमिटेड है ना। सबसे पहला डिसएडवांटेज या कह लीजिए कि सीमाएं ये है कि एक सीमा से अधिक जारी नहीं किया जा सकता। सोना सीमित अमाउंट में है, सिल्वर सीमित अमाउंट में है, तो जब एक समय में ये ज़रूरत लगी कि इसकी बजाय हमको दूसरी तरफ मूव करना पड़ेगा, तो कंसेप्ट आया टोकन करेंसी का या टोकन मनी का। टोकन मनी को ही रिप्रेजेंटेटिव मनी भी कहते हैं। ये यूं कहूं कि टोकन मनी को, सांकेतिक मुद्रा को भी
रिप्रेजेंटेटिव मनी कहा जा सकता है। टोकन मनी के अंतर्गत जो वैल्यू होगी मनी की, जो करेंसी की जो वैल्यू होगी वो उसके बनने वाली चीज़ पर निर्भर नहीं करेगी ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो करेंसी बनी किस चीज़ से, वैल्यू वो होगी जो उसके ऊपर लिखा होगा, जो उसके ऊपर अंकित होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कॉपर कॉइन इशू कराए थे पहली दफ़ा, और वो एक सीधा उदाहरण है टोकन मनी का भारत में। इसके अलावा आज की जो मुद्रा है वो भी टोकन मनी ही है कि 100 रुपये का जो नोट है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी असल वैल्यू 100 रुपये नहीं है, उसके ऊपर 100 रुपये लिख दिया गया है, इसलिए वो टोकन करेंसी माना जाएगा ना, वो 100 रुपये माना जाएगा। तो टोकन करेंसी ऐसी करेंसी है जिसकी जो अंतर मूल्य है और उसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो दोनों में फ़र्क होगा। जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कम होगी, जो अंदरूनी वैल्यू है वो कम है, और जो लिखा है अंकित मूल्य है वो ज़्यादा है। तो ऐसी करेंसी को टोकन मनी कहा जाने लगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो टोकन मनी का इस्तेमाल और ज़्यादा बढ़ने लग गया। इसके बाद और आगे बढ़े हम तो इस्तेमाल हुआ प्लास्टिक मनी, या प्लास्टिक मनी से पहले एक कंसेप्ट और हमें समझना है, दैट इज फियाट मनी। फियाट मनी को ही एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज लीगल टेंडर मनी। फियाट या लीगल टेंडर का मतलब है वो मुद्रा जिसको कि सरकार द्वारा बैक किया गया है, ऐसी मुद्रा जिसकी कानूनी निविदा की गई है। लीगल टेंडर हिंदी में कहलाता है कानूनी निविदा। इसका मतलब यह है कि जिसको सरकार द्वारा बैक किया गया, जैसा कि आप करेंसी नोट में देखते हैं वो वहां पर लिखा होता है इट इज गारंटीड बाय द गवर्नमेंट। तो ऐसी मुद्रा जिसका कि सरकार ने गारंटी किया है, दैट इज कॉल्ड एज लीगल टेंडर मनी। आज का जो करेंसी नोट है, अगर आपको याद हो 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आज रात 12 बजे से 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इसका मतलब यह है कि सरकार अब उसकी गारंटी नहीं लेगी। तो लीगल टेंडर मनी जो हमारे करेंसी नोट हैं वो लीगल टेंडर है, जिसको कि सरकार द्वारा बैक किया गया है। इसके बाद एक मुद्रा का प्रकार है जिसे कहते हैं प्लास्टिक मनी। अच्छा, अगर फियाट मनी या लीगल टेंडर मनी में हम बात करें तो 3 तरह की मुद्रा का वितरण किया जा सकता है। इसमें एक है पेपर करेंसी। ये नाम के लिए तो पेपर करेंसी है, लेकिन ये बनती कॉटन या कॉटन रैग से है। ज्यादातर देशों में कॉटन या कॉटन रैग से है। जैसे भारत में भी बात करें तो जो 100 रुपए का नोट है ये कॉटन या कॉटन रैग से बनाया जाता है, जो पेपर के ऊपर लगभग हमारे लिए वो पेपर की तरह दिखता है, इसलिए उसे हम पेपर करेंसी कहते हैं। उसके अलावा मेटल करेंसी है या मेटेलिक करेंसी है। मेटेलिक करेंसी में बेसिकली कॉइन जो अभी भी चलन में है, 5 रुपए, 10 रुपए, 15, 20 रुपए के जो और डिफरेंट कॉइन्स हैं, तो मेटेलिक करेंसी में कॉइन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन कॉइन की दिक्कत यह है कि इनका वेट बहुत होता है। अगर बहुत सारे कॉइन्स हमारी जेब में हो तो मुश्किल होता है उनको कैरी करना। तो मेटेलिक करेंसी की अपनी लिमिटेशन है। एक कॉइन अगर 500 रुपए का हो तो उसको मिंट करना, उसका फोरफीटिंग करना आसान हो जाएगा, नकली सिक्के भी आने लग जाएंगे। इस वजह से मेटेलिक करेंसी की अपनी लिमिटेशन है। और इसके अलावा एक होती है प्लास्टिक करेंसी। जब हम प्लास्टिक करेंसी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उन करेंसी नोट की जो कि 10 रुपए या 20 रुपए जो नोट, करेंसी नोट कॉटन और कॉटन रैग के बनाए जा रहे हैं, उनकी बजाय करेंसी नोट जो है वो प्लास्टिक के हों। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीमर करेंसी। प्लास्टिक या पॉलीमर करेंसी, ये करेंसी का एक नया टाइप है। हालांकि आरबीआई ने भी 2009 में पॉलीमर करेंसी को टेस्ट किया था। 2009 में 10 रुपए के कुछ ट्रायल्स किए गए थे करेंसी नोट प्लास्टिक में छापने से। अच्छा, इसके भी अपने कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि इसका वियर एंड टियर नहीं हो सकता, इसमें ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है, लगभग 2.5 से 4 गुना ज़्यादा चलते हैं हमारे करेंसी नोट्स के मुकाबले। इनमें बहुत कम चांसेस हैं फोरफिटिंग के भी, और सबसे बड़ा फ़ायदा कि ये वाटर प्रूफ भी होंगे। तो बहुत सारे देशों ने इस पर ट्रायल किए हैं, कुछ देश इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन हालांकि आरबीआई ने ये कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया। प्लास्टिक करेंसी वो आगे नहीं बढ़ी। तो प्लास्टिक करेंसी आज की क्लास का मुद्दा नहीं है, इसलिए इसको मैं यहीं छोड़ दे रहा हूँ। लेकिन कुछ ये भी होते हैं लीगल टेंडर कई देशों में। भारत ने भी ट्राई किया था 2009 में।
और एक बात यहीं से आप ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक मनी प्लास्टिक करेंसी से अलग है। प्लास्टिक मनी से मेरा तात्पर्य उन सारे करेंसी से है जो कि प्लास्टिक में जारी किए गए कार्ड है ना, बेसिकली प्लास्टिक में जारी किए गए कार्ड। प्लास्टिक कार्ड से मतलब है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इत्यादि। तो प्लास्टिक में जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जारी किए जाते हैं उनको कहा जाता है प्लास्टिक मनी। तो अभी तक ये 4 करेंसी के प्रकार धीरे धीरे समय के साथ इन्वॉल्व होते गए। पहले कमोडिटी मनी यूज होता था, फिर टोकन मनी। टोकन मनी जब सरकारी मनी, डेमोक्रेसी आई तो फिर वो लीगल टेंडर होने लगा, सरकार द्वारा बैक किया जाने लगा। लीगल टेंडर मनी की एक परिभाषा ये भी है कि इसे कोई भी लेने से इनकार नहीं कर सकता। हालांकि अभी भी आप देखते हैं कि 1 रुपए का सिक्का कुछ जगह नहीं चलता, लेकिन अगर सही मायनों में देखें तो ये गलत है, लीगली ये ठीक नहीं है। अगर कोई व्यक्ति, कोई दुकानदार आपसे 1 रुपए का सिक्का लेने के लिए मना कर दे तो आप चाहें उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं, क्योंकि लीगल टेंडर का मतलब यह है कि इसको लेने से कोई इनकार नहीं कर सकता, इट इज़ बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। उसमें फिर ये टाइप हो गए कि वो या तो पेपर रूप में होगा या मेटल रूप में होगा या फिर वो प्लास्टिक के रूप में भी जारी किया गया है। प्लास्टिक कार्ड्स जो होते हैं, जो क्रेडिट डेबिट कार्ड हैं, उसे प्लास्टिक मनी कहते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे लास्ट जो टाइप है, दैट इज डिजिटल करेंसी या डिजिटल मनी। करेंसी को जारी करने के लिए डिजिटल करेंसी किस तरीके से काम करेगी? डिजिटल करेंसी को अगर देखें तो फर्दर हम 3 मुख्य पार्ट में बांट सकते हैं। इसके और भी फ्यूचर विकल्प हो सकते हैं, आगे और भी विकल्प आ जाए, लेकिन फिलहाल जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें एक है क्रिप्टो करेंसी, दूसरी है वर्चुअल करेंसी और तीसरी है CBDC, दैट इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो आज की हमारी क्लास का मुद्दा है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CBDC के बारे में, और यहीं पर हम देख लेते हैं कि इनका क्या डिफरेंस है। तो देखिए, क्रिप्टो करेंसी एज सच इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, खुद का कोई इसका मूल्य नहीं होता, इसलिए बहुत वोलेटाइल नेचर की होती है, कभी वैल्यू ज़्यादा कभी कम। इस वजह से ये एक निवेश के औजार के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल होती है रादर देन वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के। लोग क्रिप्टो करेंसी सस्ती है तो खरीद लेंगे, महंगी है तो वापस बेच देंगे। हालांकि कुछ कंपनियां इसको करेंसी के रूप में भी उपयोग कर रही थी, जैसे एलन मस्क ने ये डिक्लेयर किया था कि टेस्ला में अगर आप खरीदारी करते हैं तो वो क्रिप्टो करेंसी के जरिए कर सकते हैं। कुछ एक क्रिप्टो करेंसी को वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है, लेकिन बाद में वो बंद कर दिया गया। तो क्रिप्टो करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होती, अनलाइक द पेपर करेंसी, जैसे 100 रुपए के नोट की 100 रुपए वैल्यू है, वो बढ़ेगी या घटेगी नहीं। तो क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू जो है वो बहुत वोलेटाइल होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये अनरेगुलेटेड है, कोई इसे रेगुलेट नहीं करता, और अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती है, इनक्रिप्टेड मीडियम ऑफ डिजिटल एक्सचेंज है ये कुल मिलाकर। इसके अलावा वर्चुअल करेंसी भी लीगल टेंडर नहीं होती, इट इज नॉट लीगल टेंडर। लीगल टेंडर नहीं होने से मतलब है कि इसे सरकार द्वारा बैक नहीं किया गया है। वेयर CBDC सेंट्रल बैंक द्वारा जारी की गई डिजिटल करेंसी, ये डिजिटल करेंसी एक विकल्प है इस पेपर करेंसी का। जो ट्रेडिशनल करेंसी हम नोट या सिक्के इस्तेमाल करते आ रहे हैं उसके विकल्प के रूप में इसको देखा जाता है। तो ये इसका एक अल्टरनेटिव के रूप में इस्तेमाल किया जाता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और इसलिए ये डेफिनेटली लीगल टेंडर होगी। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको कि ये समझ में आ गया होगा कि करेंसी के कितने टाइप हैं। अब हम मूल रूप से बात करें CBDC के बारे में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के बारे में, तो सबसे पहला हमको ये अंतर समझना है कि इसके क्या फ़ायदे हैं, या जो ट्रेडिशनल करेंसी अभी तक चली आ रही है उससे अगर इसकी तुलना करी जाए तो उसमें क्या कुछ बदलाव हमको देखने के लिए मिलेंगे। अगर हम डिजिटल करेंसी को ट्रेडिशनल करेंसी से कंपेयर करें
तो कुछ एक बहुत मूलभूत अंतर हमें दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहला जो अंतर या आप कह सकते हैं फ़ायदा, वो है कॉस्ट का। अगर ट्रेडिशनल करेंसी में बात करें तो जो लागत है वो बहुत ज़्यादा है। लागत किस चीज़ की? लागत चाहे वो प्रिंटिंग की हो, एक नोट को प्रिंट करने के लिए 100 रुपये का नोट भी प्रिंट करना है तो लगभग 1.5-2 रुपये का खर्चा, 2.5 रुपये का खर्चा प्रिंटिंग में आता है। प्रिंटिंग से ज़्यादा खर्चा आता है लॉजिस्टिक पे, उसे एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना, उसे बैंकों तक पहुंचाना, बैंकों से ATMs तक पहुंचाना, तो लॉजिस्टिक में बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। और इसी से जुड़ा हुआ फैक्टर है सिक्योरिटी। जब ये लॉजिस्टिक करना है तो इसमें हाई सिक्योरिटी में किया जाएगा, तो बहुत ज़्यादा खर्चा, और बहुत ज़्यादा का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लगभग एक साल में 5,000 करोड़ रुपए, 5,000 करोड़ रुपीज़ स्पेंड लास्ट ईयर ऑन दिस कॉस्ट ऑफ द मूवमेंट ऑफ फिजिकल करेंसी। अगर आप देखें कि वाकई फिजिकल करेंसी जो ट्रेडिशनली अवेलेबल है, जो नोट हैं, ये सिक्के हैं, ये लगभग टोटल जो हमारी इकोनॉमी है उसका 10% है फिलहाल। और ये काफ़ी प्रोत्साहित करने वाली बात है कि 10% ही फिजिकल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। 90% जो ट्रांजैक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिकली किए जाते हैं, चेक के ज़रिए किए जाते हैं, UPI के ज़रिए किए जाते हैं, NEFT, RTGS, जो अलग अलग माध्यम है उनके ज़रिए बाकी सारे ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। तो केवल 10% पैसा है, लेकिन ये 10% जो है ये लगभग 29 लाख करोड़ के बराबर है। ये पूरा ट्रांजैक्शन लगभग 29 लाख करोड़ का है। तो 29 लाख करोड़ एक बहुत बड़ी राशि है, जिसकी प्रिंटिंग, उसकी सर्कुलेशन, उसका लॉजिस्टिक और ये सारी चीज़ों में बहुत बड़ा खर्चा सरकार को उठाना पड़ता है। अगर हम डिजिटल करेंसी में बात करें तो प्रिंटिंग की कॉस्ट या टोटल जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। मैं ये नहीं कह सकता कि ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि RBI का ये मानना है, और ये बात वैसे भी जाहिर है, कि छोटे करेंसी नोट फिर भी प्रिंट किए ही जाएंगे, 10 रुपये, 20 रुपये, क्योंकि पूरी तरह से डिजिटल फॉर्म में आ पाना अभी हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। तो जो छोटे नोट हैं, 10 रुपये, 20 रुपये के नोट, 10, 20, 50, ये नोट प्रिंट किए जाएंगे, लेकिन जो मेजर करेंसी है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर ली जाएगी। तो इस पर जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा सरकार का। अच्छा, दूसरा फैक्टर जो है दैट इज हाइजीन। वाई हाइजीन इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ कोविड के आ जाने के बाद तो हम ये और भी देख पा रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के केस में, वायरस, बैक्टीरियाज के केस में हमारी जो स्टडी है वो बहुत ही सीमित है। भले ही बाकी सारे क्षेत्रों में हमने बहुत तरक्की कर ली हो, लेकिन इस क्षेत्र में हमारा जो विज्ञान है वो काफ़ी कमज़ोर है। और ये जो करेंसी नोट है, दे कैन बी सीन एज अ ट्रांसमिटर और कैरियर ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इसलिए हमसे कहा भी जाता है कि नोट जो है वो थूक लगा कर नहीं गिनना चाहिए। तो ये एक मुद्दा है कि जो हाइजीनिक है वो हाइजीन भी इसमें डिस्टर्ब हो गया। जबकि डिजिटल करेंसी में ये आपको गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, आपके खाते में या जो वॉलेट है उसमें डाल दिए जाएंगे, तो वो डिजिटल फॉर्म में रहेगा, उसमें आपको गिनती करने की ज़रूरत नहीं, तो वो कैरियर नहीं रहेगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र होगा सारा। इससे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है कि थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो तीसरे पॉइंट में काउंटर फीटिंग ऑफ करेंसी। इज अ वेरी पॉसिबिलिटी ऑफ फिजिकल करेंसी नोट। आपको भी कभी ना कभी 200, 500 या 50 रुपए का नकली नोट मिला होगा। तो जब फिजिकल फॉर्म में हमको नोट सिक्के जारी किए जा रहे हैं तो वो नकली होने की गुंजाइश है, और नकली नोट होते हैं। लेकिन अगर डिजिटल फॉर्म में करेंसी होगी तो ये नकली होने का कोई चांस नहीं है ना, नो पॉसिबिलिटी ऑफ काउंटरफीटिंग। नो सच पॉसिबिलिटी ऑफ काउंटरफीट। सो इस तरीके से अगर आप देखें तो ये 3 मेजर बेनिफिट है। इसके अलावा कुछ और फायदे, जैसे कि कैश ट्रांजैक्शंस में एक दिक्कत आती है पैरेलल इकोनॉमी की।
पैरेलल इकोनॉमी से मतलब मेरा वो पैसों से है जो कि मुख्य धारा का हिस्सा नहीं है, मेन स्ट्रीम का पार्ट नहीं है। वो पैसा जो इलीगल एक्टिविटीज से अर्न किया गया है, जितने भी इलीगल एक्टिविटीज हैं वो सारे के सारे कैश में ही ट्रांजैक्ट किए जाते हैं, ड्रग्स और ये सारी चीजें। अब अगर डिजिटल करेंसी छोटे नोट में होगी, 10 रुपए 20 रुपए, सॉरी फिजिकल करेंसी, डिजिटल करेंसी के लॉन्च होने के बाद फिजिकल करेंसी 10 20 30 रुपए या 50 रुपए के नोट ही रह जाते हैं, या 100 रुपए का नोट भी है, तो उस केस में ये जो इलीगल ट्रांजेक्शन्स हैं ये कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। आप अगर रिश्वत लेते हैं तो बहुत बड़ी गड्डी नोट की आपको लेनी पड़ेगी अगर अमाउंट ज़्यादा है तो। इस वजह से पैरेलल इकोनॉमी को भी कम करने में और ब्लैक मनी को कम करने में, करप्शन जैसे इश्यूज, जब हम लोगों ने वित्तीय समावेशन की बात करी थी तो उसमें बात करी थी कि जो पैसा डायरेक्ट खाते में आ जाता है तो वहां पर बिचौलिए नहीं होंगे, और अगर बिचौलिए नहीं होंगे तो बीच में से वो पैसा रिसाव होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं, लीकेज के चांसेस खत्म हो जाते हैं, पूरा बेनिफिट लास्ट लेवल तक पहुंचता है। तो ये संभव तब है जब पैरेलल इकोनॉमी, ये जो डिजिटल करेंसी होगी तो वॉलेट में पूरा पैसा पहुंचेगा, बीच में जो लीकेज है और जो करप्शन है वो नहीं होंगे। तो ब्लैक मनी, करप्शन और इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग भी बैंकों के जरिए माध्यम से करी जाती है, फॉर्मल सेक्टर के जरिए। तो इस तरीके के जितने सारे इश्यूज हैं वो कम हो जाएंगे और डिजिटल करेंसी के थ्रू हम लेस कैश इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ पाएंगे, है ना। कैशलेस इकोनॉमी तो नहीं कह सकते क्योंकि थोड़ा तो कैश ज़रूरी होगा बहुत छोटे ट्रांजैक्शंस के लिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो कैश की ज़रूरत है या कैश पर डिपेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाएगी, है ना। इसके अलावा एक और जो परेशानी हो सकती है इन केस ऑफ फिजिकल करेंसी कि जो नोट हैं वो म्यूटिलेटेड हो सकते हैं या सॉइल्ड हो सकते हैं, उनमें फायर का वजह से लॉस हो सकता है या गुम सकते हैं, चोरी हो सकते हैं। तो ये सारी गुंजाइशें फिजिकल करेंसी के केस में है। म्यूटिलेटिव का मतलब है कटे फटे नोट, है ना, फट जाना, दीमक लग जाना, इस तरीके के नुकसान, या गंदे हो जाना, सॉइल्ड मिट्टी लग जाना या अचार लग जाना, तेल लग जाना, इस तरह के रंग लग जाना, ये सारे सॉइल्ड नोट होते हैं। फायर की जल जाने का केस या गुम जाने का केस या चोरी हो जाने का केस, ये सारी की सारी संभावनाएं डिजिटल करेंसी के केस में खत्म हो जाती हैं ना, नो सच पॉसिबिलिटी। तो अगर हम डिजिटल करेंसी को देखें तो ये 5 मायनों में जो एज आपको दिखाई देता है डिजिटल करेंसी के ऊपर। इसके अलावा कुछ और फायदे हैं डिजिटल करेंसी में, जिसमें हालांकि 3 जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो है, पहला कॉस्ट, लागत काफ़ी घट जाएगी, और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये सरकार या आरबीआई के लिए, आरबीआई के दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आरबीआई का बहुत ज़्यादा खर्चा जो लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी में होता है नोट को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के लिए, या बैंकों का, तो वो काफ़ी घट जाने वाला है और फाइनली वो पैसा जो है वो फर्दर हम लोगों तक ट्रांसफ़र होगा। इसके अलावा दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है दैट इज़ कालाबाजारी को कमी आएगी, जो इलीगल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें कमी आएगी। और तीसरा जो है ये म्यूटिलेटेड सॉइल्ड, और ये जो बेनिफिट है ये मेजर बेनिफिट है डिजिटल करेंसी के ओवर द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ करेंसी। इसके अलावा कुछ एक फ़ायदे जो हमको डिजिटल करेंसी में ही दिखाई देते हैं कि अगर सारा पैसा या मेजॉरिटी ऑफ पैसा डिजिटल करेंसी के रूप में हो तो इसमें हमको कुछ एक डिफाइंड बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि एक फ़ायदा हमको ये मिल सकता है कि जो फिस्कल या मॉनेटरी कंट्रोल है आरबीआई का वो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा, बेटर मॉनेटरी कंट्रोल, मॉनेटरी और फिस्कल कंट्रोल। जब सारा का सारा पैसा आरबीआई की नज़रों में है तो आरबीआई उससे ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है कितना ज़्यादा पैसा बाजार में बढ़ाना है या घटाना है, और उससे मौद्रिक नीति को नियंत्रित करना या जो आरबीआई की, जो सरकार की फिस्कल पॉलिसी है, राजकोषीय नीति, उसको भी मॉनिटर करना आसान हो जाएगा। और एक समय पर अगर हम ये कंसेप्ट आगे सक्सेसफुल होता है तो डिजिटल करेंसी कैन बिकम द प्राइमरी करेंसी, it may become
प्राइमरी करेंसी ऑफ द कंट्री, भारत की प्राथमिक मुद्रा बन सकती है। लेकिन ये काफ़ी आगे की बात है। अगर ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि अगर लगभग 60% से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कम से कम डिजिटल फॉर्म में होने लग जाए, तब हम ये सोच सकते हैं कि जो ये डिजिटल करेंसी है उसे प्राइमरी करेंसी बनाया जा सकता है। तो ये कुछ फ़ायदे हमको डिजिटल करेंसी के मिलते हैं और इसीलिए हर एक देश इस संभावना को तलाशने में लगा हुआ है कि कैसे वो डिजिटल करेंसी के कंसेप्ट को लागू कर सकते हैं। एक प्रॉक्सी वॉर दिखाई देती है, हर देश उस तरफ अग्रसर है कि कैसे हम डिजिटल करेंसी के बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। अगर हम डिजिटल करेंसी के विकास की भारत में गति देखें या भारत में उसकी उत्पत्ति देखें, तो इन इंडिया इफ विल टॉक अबाउट डिजिटल करेंसी इन इंडिया, कैसे क्या डेवलपमेंट हुए हैं पिछले कुछ समय में। नवंबर 2017 में सबसे पहले एक हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप या कमिटी आप कह सकते हैं, है ना, इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी बनाई गई ऑन डिजिटल करेंसी, हाई लेवल इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी ऑन डिजिटल करेंसी, उच्च स्तरीय अंतर मंत्री समिति, जिसमें ये निर्णय लिए जाएंगे कि कैसे क्या हम डिजिटल करेंसी को लागू कर सकते हैं, या कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, इन सब संभावनाओं को खोजा जाएगा। इसके लिए 2017 में इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी। इसके अलावा 2020 में, अक्टूबर 2020 में एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया, एक कार्यकारी समूह बनाया गया। वर्किंग ग्रुप वॉज फॉर्म्ड बाय द आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कार्यकारी समूह बनाया जिसको कि ये जिम्मेदारी दी गई कि कैसे काम किया जा सकता है डिजिटल करेंसी के रूप में, इसके ऊपर वो रिपोर्ट दें। फरवरी 2021 में ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, लगभग 3 से 4 महीनों में, 3 महीनों में ये रिपोर्ट आ गई। वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आ जाने के बाद काम शुरू हुआ कि इसके ऊपर हम एक कंसेप्ट पेपर जारी करें। तो अक्टूबर 2020 में, इससे पहले मार्च 2022 में इसके लिए नेसेसरी अमेंडमेंट किए गए। कुछ जो बदलाव थे in the RBI Act। RBI एक्ट कब का है? 1934। तो RBI एक्ट, RBI अधिनियम 1934 के कुछ ज़रूरी जो प्रावधान थे उनमें बदलाव किए गए, उनमें संशोधन किए गए। जैसे कि RBI एक्ट का जो सेक्शन 22 है, ये सेक्शन 22 बात करता है, RBI को ये आज़ादी देता है दैट RBI कैन प्रिंट एंड सर्कुलेट द करेंसी, प्रिंटिंग एंड सर्कुलेशन ऑफ करेंसी। हालांकि अगर वाकई डिजिटल करेंसी आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई तो इसके लिए और भी बहुत सारे संशोधन करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को भी बदलना पड़ेगा, उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट में भी कुछ संशोधन करने पड़ेंगे और आरबीआई एक्ट में भी और फर्दर संशोधन करने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल मार्च 2022 में संशोधन किए गए और उसके अलावा अक्टूबर 2022 में अक्टूबर 2022 में आरबीआई ने कंसेप्ट नोट इशू किया। A concept note was issued by the RBI on सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC। इस पर एक कंसेप्ट नोट जारी किया जिसमें
किस तरह का प्रारूप तैयार कर रही है आरबीआई, इसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी मिले, थोड़ा कन्फ्यूजन कम हो कि किस तरीके से इसको जारी किया जाना है, लोगों को ज़्यादा जानकारी हो, इसके लिए विचार पत्र एक जारी किया अक्टूबर 2022 में। और फाइनली 1 नवंबर 2022 को हाल ही में एक ट्रायल किया गया है ना, दैट इज डिजिटल करेंसी ट्रायल या पायलट। डिजिटल करेंसी पायलट रन का मतलब है कि एक बार हम ये चेक करके देखें कि डिजिटल करेंसी किस तरीके से लागू की जाएगी। हालांकि ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल लेवल पर। आरबीआई ने कंसेप्ट नोट में ही जारी किया था कि सीबीडीसी जो है वो दो प्रकार से जारी किया जाएगा, एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी होलसेल लेवल, दूसरा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एट रिटेल लेवल। रिटेल लेवल मतलब खुदरा स्तर, जिसमें कि हम आप लोग डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करेंगे। तो फिलहाल जो पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है वो होलसेल लेवल के लिए किया गया है। इसका इस्तेमाल करने के लिए 9 बैंकों के जरिए इसको जारी किया जा रहा है थ्रू 9 डिफरेंट बैंक्स। ऑफकोर्स इसमें एक बैंक एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, इस तरीके के जो भारत के बड़े बैंक हैं, 9 बैंकों के जरिए पायलट प्रोजेक्ट जारी किया गया। और अभी जो होलसेल लेवल पर जारी किया गया है, तो इसके जरिए आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब हमने कंपनियां या बैंक, सरकारी प्रतिभूतियां और जो सेकेंडरी मार्केट के ट्रांजैक्शंस हैं उनको करने में डिजिटल करेंसी के ये पायलट प्रोजेक्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं, सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस। हालांकि इसमें अभी बहुत सारी गुंजाइशें बची हैं। क्या अगर इन्हें रिटेल लेवल पर, डिजिटल करेंसी को रिटेल लेवल पर लाया जाए, तो इसे बैंकों के जरिए लाया जाए या सीधे लोगों तक पहुंचाया जाए, इसमें ब्याज मिले या ना मिले, क्योंकि अगर जो पैसा हम बैंक में जमा करते हैं उस पर तो ब्याज मिलता है, तो ये जो डिजिटल करेंसी होगी इस पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं, इस पर अभी तक भी आरबीआई ने कोई क्लियरिफिकेशन नहीं दिया। इस पर अभी भी विचाराधीन है। तो देखते हैं आगे अगर रिटेल लेवल पर आती है तो उसे किस तरीके से जारी किया जाता है। अगर हम दुनिया में बात करें तो दुनिया में ये किस पोजीशन पर है डिजिटल करेंसी की कहानी, तो उसमें सबसे पहले बहामास ने डिजिटल करेंसी को अपने देश में लागू किया। हालांकि वो डिजिटल करेंसी बहुत सक्सेसफुल नहीं है और उसका कारण भी है कि वो वोलेटाइल नेचर की है, वो काफ़ी कुछ क्रिप्टो करेंसी की तरह है। तो फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च डिजिटल करेंसी वॉज बहामास, दैट इज इन 2020। सन 2020 में इसकी शुरुआत की गई सबसे पहले बहामास ने। 10 ऐसे देश हैं जो अग्रेसिवली काम कर रहे हैं डिजिटल करेंसी को लॉन्च करने के लिए। देयर आर 10 कंट्रीज। Of course, that includes India, China, USA and South Korea. ये कुछ मुख्य देश हैं जो कि इस ओर अग्रसर हैं काफ़ी तेज़ी से कि हम कैसे लॉन्च कर सकते हैं। I'm so sorry, है ना, 10 नहीं 14 ऐसे देश हैं जो कि काम कर रहे हैं इस ओर, उनमें से ये कुछ नाम है। 10 देशों ने कुल मिलाकर के अभी तक लॉन्च कर दिया हुआ है। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो जमैका की एक करेंसी है जैमडेक्स, है ना, जो पॉपुलर है, दैट इज जैमडेक्स। तो जमैका देश की जो डिजिटल करेंसी है उसका नाम जैमडेक्स है और 10 देशों ने लॉन्च कर दिया और 14 देश इस तैयारी में है। 60 से अधिक देशों ने, more than 60 countries, 60 plus countries shown their interest in the digital currency format. So basically कुल मिलाकर इस करेंसी के फायदे बहुत हैं। कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी प्रिंटिंग की, ब्लैक मनी को कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी,
नोटों के खराब होने की गुंजाइश नहीं। इस वजह से हर देश ही चाहता है कि डिजिटल करेंसी की तरफ हम आगे बढ़ें। अगर ये संभावना वाकई रंग लाती है और ये काम करती है तो इस ओर काम किया जाना चाहिए। लेकिन इससे जुड़े हुए बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जिसमें कि हर देश को काम करना ज़रूरी है। उन चैलेंजेस में अगर हम बात करें तो सबसे पहली जो चुनौती है वो है साइबर सिक्योरिटी। जब भी पैसा डिजिटल फॉर्म में जाएगा या जब कोई भी चीज़ डिजिटल फॉर्म में जाती है, कोई डेटा डिजिटल फॉर्म में आता है, तो एक बड़ा खतरा होता है उसके खोने का, उसके हैक होने का। तो उन चैलेंजेस में सबसे बड़ा जो खतरा है दैट इज साइबर सिक्योरिटी। इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स लेने होंगे, क्योंकि हर जो चीज़ ऑनलाइन इंटरनेट पर अवेलेबल है वो किसी ना किसी स्तर पर तो हैक की जा सकती है। बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो अमेजोन हो, फेसबुक हो, उनके तक डेटा लीक हो जाते हैं या हैक कर लिए जाते हैं। तो फिर इस बात पर सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि कैसे साइबर सिक्योरिटी को लेकर के डिजिटल करेंसी के ऊपर इस साइबर अटैक्स को रोका जा सके। दूसरी जो चुनौती है दैट इज़ टेक्निकल नो हाउ। बहुत सारे लोग, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, खासतौर पर नई टेक्नोलॉजी जब भी कोई आती है तो लोग उसे समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते, बहुत समय लगता है लोगों को उसे अडॉप्ट करने में। तो एक्सेप्टेबिलिटी अमंग द पीपल, लोगों के बीच स्वीकार्यता एक बड़ी समस्या है। तीसरा इशू है इंफ्रास्ट्रक्चर इशू, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लोगों के पास मोबाइल है या नहीं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक, ये जो डिजिटल करेंसी है ये किसी न किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ज़रिए दी जाएगी और मूलतः वो मोबाइल फ़ोन ही होगा। ये बात तो ठीक है कि वो मोबाइल फ़ोन कीपैड मोबाइल फ़ोन पे भी होना चाहिए, और मुझे लगता है कि आरबीआई इस ओर तो काम करेगा ही कि जो स्मार्टफोन्स हैं उन पर भी डिजिटल करेंसी इस्तेमाल की जा सके। स्मार्टफोन के अलावा जो अतिरिक्त फीचर फ़ोन होते हैं उनके ज़रिए भी इसको जारी किया जा सके। लेकिन एक ठीक ठाक आबादी उन लोगों की भी है जिनके पास मोबाइल फ़ोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं है, तो वो कैसे, उन तक कैसे पहुंचा जा सकेगा या उन तक मोबाइल कैसे या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट कैसे पहुंचाया जा सकेगा, ये एक ज़रूर इशू रहेगा। और इसी से रिलेटेड मैटर है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड के अंदर हम लोग यही बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास फ़ोन नहीं है, जिनके पास फ़ोन है इंटरनेट नहीं है, जिनके पास फ़ोन इंटरनेट है कई लोग इस्तेमाल करना नहीं जानते। तो ये जो चैलेंज है इसको पूरा किए बिना डिजिटल करेंसी को लॉन्च करना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा। जिन लोगों को समझ है और जो परिपक्व लोग हैं वो तो इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो लोग हैं वो इसमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा एक और चैलेंज दैट इज़ फाइनेंशियल प्रिवेसी। आपकी प्राइवेसी है कि आपने कब कितना खर्चा कहाँ पर किया है, ये जो कि वाइट ही है ना। आपने पैसा ब्लैक नहीं किया, ब्लैक मनी जनरेट किया है तब तो सरकार को मालूम पड़ेगा ही, लेकिन वो प्राइवेसी कहाँ तक सरकार को ब्रीच करनी चाहिए, कहाँ तक जानकारी ये रखनी चाहिए कि आप कितना पैसा बचाते हैं, कितना कहाँ खर्च करते हैं, ये सारी की सारी भी एक इशू है। क्योंकि अब जब सारे ट्रांजेक्शन डिजिटली होंगे, इलेक्ट्रॉनिकली होंगे, तो सरकार को एक बात के बारे में मालूम होगा, आप महीने में कितना पैसा कमा रहे हैं, आप महीने में कितना पैसा कहाँ खर्च करते हैं, कहाँ बचत करते हैं। तो ये एक मुद्दा है कि सरकार को कहाँ तक ब्रीच करना चाहिए, कहाँ तक ये जानकारी मालूम करनी चाहिए। तो ये कुछ मुद्दों के साथ डिजिटल करेंसी लॉन्च होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो डिजिटल उसका क्या स्वरूप होना चाहिए, रिटेल लेवल पर उसे कैसे जारी किया जा सकता है और चैलेंजेस को कैसे मीट किया जाएगा। तो आने वाले समय में ज़रूर ये देखने वाली बात होगी कि आरबीआई ये चैलेंजेस को कैसे मीट करता है और रिटेल लेवल पर डिजिटल करेंसी कैसे लॉन्च की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ मुझे आपको ये सारे टॉपिक्स डिजिटल करेंसी पे जितनी भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हुए होंगे इस लेक्चर के दौरान। अगर फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दैट्स इट इन दिस लेक्चर। थैंक यू।